नमस्कार। मैं रीना तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने क्लास में। और आज हम लोग एक नए सिरे से अपने क्लास को शुरू कर रहे हैं। और आज हम आपके सामने सामाजिक विज्ञान क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हर साल जो है इस चैप्टर से MCQ और क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो इस चैप्टर को जो है हल्के में नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए हम आज इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। और ये हमारे सामाजिक विज्ञान का पहला क्लास है। तो देर न करते हुए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का कुछ इम्पोर्टेंट MCQ। तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, फ्रेडरिक सारियू कौन था? हु वाज फ्रेडरिक सारियू? तो देखिए, फ्रेडरिक सारियू जो था वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हर साल जो है वो पूछा जाता है, कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल ये क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में आ ही जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी। ये क्वेश्चन जो है हर साल जो है आप देखेंगे तो आपके बोर्ड के पेपर में जो है वो देख मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है एक क्लासिक क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, यानी कि फ्रांस की क्रांति जो है वो कब हुई, इस तरह से जो है वो पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर है, क्योंकि इस फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1789 में हुई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 1804 की नागरिक संहिता को और क्या कहा जाता है? यानी कि 1804 में जो नागरिक संहिता हुई थी उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो आइए देखते हैं। द सिविल कोड ऑफ 1804 इज आल्सो नोन एज, कैसे जानते हैं इसे? देखिए, इसे नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1815 की वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815? किसने होस्ट की थी? आइए देखते हैं। इसको जो है ड्यूक मैटरिन ने जो है वो किया था। तो इसको होस्ट करने का श्रेय जो है वो ड्यूक मैट्रिक को जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? हु फाउंडेड द सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली? यंग इटली को किसने बनाया था? तो ये देखिए, यंग जो इटली है इसके संस्थापक जो है वो ही हैं ग्यूस्पी मैजिनी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? किस संधि ने, कौन सा ऐसा संधि था जो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है वो मान्यता दी गई? तो आइए देखते हैं। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीक्स टू एन इंडिपेंडेंट नेशन? तो देखिए, इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला 7वां क्वेश्चन है हमारा, जोल्वेरिन क्या था? जोल्वेरिन क्या था? व्हाट वाज जोल्वेरिन? तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर है, एक कस्टम यूनियन, एक कस्टम्स यूनियन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? यानी कि जर्मनी का जो एकीकरण था उसका वास्तुकार जो है वो कौन था? तो इसमें जो है हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, ओटो वॉन बिस्मार्क,
ओटो बिस्मार्क जो कि जानते हैं आप, हर जगह जो है इसका अहम भूमिका है फ्रांस की क्रांति में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ओटो बिस्मार्क। अगला देखते हैं क्वेश्चन। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन वाज एडाप्टेड बाय, किसके द्वारा जो है ये अपनाया गया था रक्त और लौह की नीति? तो देखिए रक्त और लौह की नीति जो है वो बिस्मार्क के द्वारा जो है वो अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है हमारा 1861 में यानी कि 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1861? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, विक्टर एम्यूनुअल सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियान किस राष्ट्र का रूपक थी? मरियान किस राष्ट्र का रूपक थी? मरियान वाज द एलिगोरी ऑफ विच नेशन? किस नेशन का रूपक थी मरियान? आइए देखते हैं। तो देखिए मरियान जो है वो फ्रांस राष्ट्र की रूपक थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मेनिया द्वारा पहना गया बलूत के पत्तों का मुकुट किसका प्रतीक है? जर्मेनिया द्वारा पहना गया बलूत के पत्ते का जो मुकुट था वो किस चीज का प्रतीक माना जाता है? तो आइए जो है वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी क्वेश्चन है, हीरोइज्म का ये प्रतीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, हीरोइज्म वीरता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे यूरोप का बारूद का क्षेत्र जो है वो कहा जाता है? हु इज विच रीजन इज नोन एज द पाउडर केक ऑफ यूरोप? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे यूरोप का बारूद का क्षेत्र कहा जाता है? तो वो क्षेत्र है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल्कान्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बाल्कान्स जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन, अगला में पूछा गया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ था? व्हेन डिड द एक्ट ऑफ यूनियन टेक प्लेस बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड? तो देखिए उनका जो एक्ट ऑफ यूनियन का जो हुआ था वो उसका वर्ष था 1707, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप में सर्दी आ जाती है? ये कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप में सर्दी आ जाती है? तो देखिए ये जो कथन है वो है मैटरनिस के द्वारा कही हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, मैटरनिस। अगला हमारा क्वेश्चन है, हैब्सबर्ग साम्राज्य किस क्षेत्र पर शासन करता था? हैब्सबर्ग साम्राज्य किस क्षेत्र पर जो है वो शासन करता था? द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल ओवर विच एरिया? किस क्षेत्र में उनका शासन हुआ करता था? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सफरेज क्या था? सफरेज क्या था? व्हाट वाज सफरेज मीन? सफरेज का क्या अर्थ था, उसका क्या मायने रखता था? तो आइए देखते हैं। तो हमारा इसमें जो है ऑप्शन नंबर राइट टू वोट जो है वो सही आंसर है, मत का अधिकार। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्वयं सेवकों की लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व किसने किया? स्वयं सेवकों की लाल कुर्ती का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो देखिए इसमें जो है इसका नेतृत्व जो है गैरिबल्डी जो है उसने किया था, गैरिबल्डी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, गैरिबल्डी के द्वारा जो है वो किया गया था इसका नेतृत्व। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? यानी कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी?
व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, फ्रांस क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित की गई थी? 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित की गई थी? इन 1848 वेयर वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट? तो ये जो है ये जो आयोजित गया था वो चर्च ऑफ सेंट पॉल में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूसी प्रभुत्व के खिलाफ पॉलिस कुलीनबर्ग द्वारा किस भाषा का अधिकार के रूप में उपयोग किया गया था? रूसी प्रभुत्व के खिलाफ पॉलिस कुलीनबर्ग द्वारा किस भाषा का अधिकार के रूप में उपयोग किया गया था? तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, पॉलिस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है, पॉलिस। अगला देखते हैं, टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? व्हाट डज द ब्रोकिंग चेन सिंबलाइज? तो देखिए टूटी हुई जंजीर जो है वो बिकमिंग फ्री यानी कि स्वतंत्रता का जो है वो प्रतीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, सार्डिनिया पिडमोंट का मुख्यमंत्री कौन था? सार्डिनिया पिडमोंट का मुख्यमंत्री कौन था? हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट? तो ऑप्शन नंबर जो है बी है जो है काउंट केवर, वो जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, काउंट केवर। अगला क्वेश्चन, दास वोल्क शब्द किसको संदर्भित करता है? दास वोल्क एक वर्ड है, ये किसको जो है संदर्भित करता है? द टर्म दास वोल्क रिफर टू, टर्म दास वोल्क जो है वो किस लिए रिफर करता है? तो देखिए ये जो है कॉमन पीपल के लिए यूज़ किया जाता है, आम जनता के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे जो है दास वोल्क जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, कॉमन पीपल। अगला क्वेश्चन, 1815 के बाद 1815 के बाद फ्रांस में किस वंश को फिर से सत्ता मिली? 25वें क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 1815 के बाद फ्रांस में किस वंश को फिर से सत्ता मिली थी? आफ्टर 1815 विच डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड द पावर इन फ्रांस? तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सॉरी ऑप्शन नंबर बी ए जो है करेक्ट आंसर है, बर्बन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बर्बन जो है वो करेक्ट आंसर है। 1815 के बाद फ्रांस में इसी वंश को जो है सत्ता जो है वापसी जो है वो मिली थी। तो ये था हमारा आज का पहला सामाजिक विज्ञान का क्लास, जो कि एक एमसीक्यू बेस्ड था। आगे आपको जो है हम फुल लेंथ वीडियो के साथ जो है वो मिलेंगे। उम्मीद है आपको हमारा क्लास पसंद आएगा। आगे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।